हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग, जिसमें हमने अपनी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की है। और हमने एक लेक्चर कर लिया था जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए। और लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था लोड फैक्टर। ठीक, उस पर मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है, उसे सॉल्व कराते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। ठीक, चलो तो देखें। न्यूमेरिकल में एकदम सिंपल सा था, इसी फॉर्मूले बेस है। क्या देखो लिखा है, सेफ फैक्टर फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 1.5। मतलब आपको सेफ फैक्टर दे दिया है, तो यहाँ पर आपको सेफ फैक्टर की वैल्यू दी है 1.5। ओके, उसके बाद बोल रहा है कंडीशन, अगर आप इफ परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज 0.675, अगर मतलब परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस इतना है, देन कंप्यूट द लोड फैक्टर। तो हमें बस लोड फैक्टर निकालना है। ठीक, मतलब आपको परमिजिबल एफ परमिजिबल की वैल्यू दी है, कितना दी है 0.67 टाइम्स ऑफ FY, इतना दिया है। उसके बाद आपको कह रहा है लोड फैक्टर निकालो। लोड फैक्टर कितना होगा, बताओ कितना होगा। बस आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लोड फैक्टर इक्वल टू, हमने फॉर्मूला देखो ऊपर ही लिखा है, क्या लिखा है, FY इंटू में ZP डिवाइडेड बाई F परमिजिबल इंटू में ZE। अब यहाँ ZP बाई ZE क्या कहलाता है, हमारा सेफ फैक्टर। तो इसे डायरेक्ट हम सेफ फैक्टर लिख सकते हैं। और यहाँ FY बाई और F परमिजिबल की वैल्यू कितना दिया है, देखो 0.67 टाइम्स ऑफ FY ये दिया है। और इसको हम सेफ फैक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ सेफ फैक्टर लिख दो, ये इससे यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाई 0.67 और सेफ फैक्टर की वैल्यू 1.5 है। तो बताओ लोड फैक्टर कितना आ गया। बस सिंपल था, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। इतने दिन बाद मैं ये लेक्चर डाल रहा हूँ, फिर भी किसी का आंसर नहीं आया था। तो वैल्यू आई कितनी, 2.2388। अप्रॉक्सीमेट आप लिख सकते हैं 2.234, इतना ही आएगा ना। हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया अपना सेफ फैक्टर। अब यहाँ हम बढ़ते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एक बार आपको मैं सिलेबस दिखा दूं पहले। ये देखो एक बार सिलेबस फिर से देखो कहाँ तक पहुँच गए हैं, आप लोग को भी आइडिया लगते रहे। ठीक, एक सेकेंड। देखो हमने अब तक कवर कर लिया पूरा, प्लास्टिक बिहेवियर क्या होते हैं, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी क्या होती है, सेफ फैक्टर, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और यहाँ देखो लोड फैक्टर यहाँ लिखा है, ये भी मैंने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं प्लास्टिक हिंज कॉन्सेप्ट और कोलैप्स मैकेनिज्म, मतलब इसी के कारण आता है, तो इसको देखेंगे। तो आज के टॉपिक में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, अप्रॉक्सीमेट हमारा 85% सिलेबस आज के बाद खत्म हो जाएगा। ये दोनों देखते हैं अगर कवर हो जाए तो। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना प्लास्टिक हिंज। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक हिंज। चलो अब हेडिंग डालो प्लास्टिक हिंज। प्लास्टिक हिंज, अब यहाँ हिंज नाम सुन के आपके मन में एक फिगर जाना होगा। आपने अब तक मतलब हिंज यही पढ़ा होगा, ऐसे कुछ ना, ऐसा आपने हिंज देखा होगा, ये कुछ इस तरह ऐसा हिंज होता है। ऐसे कोई स्ट्रक्चर का मेंबर ऐसे लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है। ठीक, और यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आप इसे ऐसे लोड लगाओगे, ऐसे लोड या मूवमेंट ऐसे लगाओगे, तो वो अपने एक्सिस से ऐसे रोटेट कर जाएगा। अब तक आपने सोम में या टॉस में यही पढ़ा होगा, ऐसा हिंज होता है, ये पढ़ा होगा ना। तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल हिंज। स्ट्रक्चरल हिंज ये होता है, स्ट्रक्चरल हिंज होता है ये। ठीक, अब प्लास्टिक हिंज दूसरा होता है। क्या, देखो अगर मैं कंसीडर करूँ, अब यहाँ समझते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अभी मैं सारी थ्योरी लिख दूंगा फिर से। ठीक, तो यहाँ समझते जाइए। यहाँ मैं एक बीम कंसीडर कर रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम को। ये रहा मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, ये रहा। चलो ये मान लो इसके सपोर्ट्स हो गए, ये यहाँ इसका सपोर्ट हो गया। ठीक, और इस पर मैं कंसीडर कर दे रहा हूँ यूडीएल ऐसे लोड लगा है, ऐसे यूडीएल लोड लगा है पूरी बीम पे। ठीक, कितना लगा है, मान लो W किलो न्यूटन पर मीटर ऐसे लगा है। ठीक, क्लियर ना। चलो अब इसका मैं अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ध्यान दीजिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनता है, सबको पता होगा, सोम में पढ़े होंगे सब लोग। कैसा बनता है, जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लोड लगा होता है तो उस पर कौन सा, ऐसे पैराबोलिक बनता है। देखो थोड़ा सही बनाना आप लोग, ऐसा ही बनता है। चलो तो अब मैं पूछूं आपसे, इसका मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पर आएगा, तो आप बोलेंगे सिमेट्रिक सेक्शन लग रहा है तो एकदम बीचों बीच आएगा। चलो मान लिए ये इसके एकदम सिमेट्रिक पे आ रहा है,
मोमेंट, वो भी मैक्सिमम मोमेंट m मान लिए। ठीक, अब मेरी बातों को ध्यान देना कि हम जब भी प्लास्टिक हिंज यहाँ आता है टर्म, तो हमें पीछे जाइए। प्लास्टिक एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका जो भी सेक्शन आपने लिए वो अपने ईल्ड तक पहुंचे, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब ईल्ड तक पहुंचता है तभी हम प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे एकदम मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम मोमेंट होता है उसे किससे डिनोट किए थे? एमपी से। वहां पहले जब यूनिट में पढ़ रहे थे तो दिखाया था ना, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, इसे ऐसे लिखे थे, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। ये होता है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, ये उसकी सेक्शन की सबसे मैक्सिमम ऐसी मोमेंट होती है जो सहन करती है, एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम को हमने प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी बोला था। और एक टर्म और बोला था एम वाई। एम वाई को क्या बोला था? यील्ड मोमेंट कैपेसिटी, यील्ड मोमेंट कैपेसिटी। ये दो टर्म हमने पीछे भी डिस्कस किया था ना। तो एम यहां पर अब देखो, हमने इसको क्या बोला? एमपी को। ये मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी हो, मतलब यहां पर जो मैक्सिमम मोमेंट आया इसे मैं एमपी लिख सकता हूं। ठीक, अब बताओ यहां पर कोई, मैं ऐसे मान ले रहा हूं कि यहां इसके बाद हमारा यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है। ऐसे मान लो कि यहां से आपकी यील्डिंग स्टार्ट हो रही है। ऐसे चलो यहां से ऐसे बना दे रहा हूं, ये आप मान सकते हैं, आप कितना भी डिस्टेंस लेके मान सकते। अभी हमें लेंथ भी निकालना होता है, तो ऐसे इधर भी मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड से ऐसे मान लो, मतलब आपका यील्डिंग यहाँ से स्टार्ट होने लगा। यही तो हम प्लास्टिक एनालिसिस में करते हैं। मतलब इसे एम वाई से डिनोट कर दें, इसे एम वाई से डिनोट कर दें, मतलब इसके बाद आपका यील्डिंग स्टार्ट होगा और ये मैक्सिमम है। मतलब यहाँ अगर ऐसे फिगर बनाए कुछ इस तरह बनता है, देखो ऐसे फिगर बनाया जाता है, ये आपका कुछ इस तरह, देखो ऐसे पैराबोलिक की तरह बनाना। तो ये जो पूरा आपका यील्डेड जोन बना, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक यील्डेड जोन बना, YELDED, यील्डेड जोन बना। इस पूरे यील्डेड जोन को ही बोला जाता है लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। यही आपको कैलकुलेट करना होता है। क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ, ये पूरे को बोल सकते हो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। ठीक, समझ में आया ना? अब देखो यील्डिंग ऐसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते होते ये एकदम मैक्सिमम, इसके आगे जाओगे तो आपका स्ट्रक्चर फेल होने लगता है। अब अगर आपसे कोई पूछे इसका पर्टिकुलर लोकेशन बताओ, मतलब कि कहाँ पर बन रहा है, जैसे ये तो पूरा लेंथ ऑफ प्लास्टिक, अगर कैलकुलेशन पर्पज के लिए इसे पूछ लिया जाता है कि लोकेशन बताओ, तो पूरा हम ये बोलते हैं ये आपका लोकेशन है। मतलब जहाँ पर आपका मैक्सिमम ये मूवमेंट आ रहा है एमपी, वहाँ पर आपका क्या प्लास्टिक हिंज बन रहा है, ये इसका लोकेशन है। ठीक, इतना क्लियर? ठीक, अब यहाँ पर जो ये हिंज आप बनाए, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने यहाँ पर देखो, ये हिंज आपने जो बनाया, ये अगर आपका जो है यील्डिंग मोमेंट ये लेस देन है एमपी के, इसके कम है, तब तक तो सेफ है, तब तक स्ट्रक्चर आपका फेल नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ यील्डिंग करते करते, मतलब बढ़ते बढ़ते, आपका ये एमपी के जैसे ही एमपी के और एम वाई ये दोनों बराबर हुए और इसके 0.00 ऐसे, मतलब थोड़ा सा भी अधिक हुआ, तुरंत आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। अभी ये सब थ्योरी में लिख दूंगा। ठीक, तो ये आपका होता है प्लास्टिक हिंज। ठीक, इसलिए इसको एक नाम और बोला जाता है, रस्टेड हिंज भी बोलते हैं। अभी थ्योरी में मैं लिख दूंगा, रस्टेड हिंज भी बोला जाता है। ठीक, क्लियर ना? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा कि प्लास्टिक हिंज क्या होता है। अभी हम कई प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, ऐसे सेक्शन बनाएंगे। जैसे यहाँ सिंपली का निकाला, अभी इसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला आता है, सब चीज अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर ना कि प्लास्टिक हिंज क्या होता है? तो वो हिंज होता है जो यील्डिंग के बाद ऐसे बनता है। ये पूरा आपका यील्डेड जोन को ही हम प्लास्टिक हिंज बोलते हैं, लेंथ ऑफ प्लास्टिक। अगर कोई लोकेशन पूछे तो ये जहां मैक्सिमम मूवमेंट बनना है। अब इसका लोकेशन यही नहीं होगा, अब अलग अलग केस में अलग होगा। अभी मैं लिखवा दूंगा कौन से केस में क्या बनेगा। ठीक, क्लियर ना? चलो अब मैं कुछ थ्योरी है लिख दूं, वही इसी के बारे में है। ठीक, चलो मैं लिख दूं थ्योरी यहाँ पर। ठीक, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। चलो समझो, वही सारा पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या है कि अगर देखो, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म बेंडिंग FY, मतलब पूरे थ्रू आउट बीम थ्रू द डेप्थ, पूरे डेप्थ तक आपका FY बेंडिंग मूवमेंट लग चुका है थ्रू आउट द डेप्थ तक, देन इट कैन नॉट टेक एनी फर्दर लोडिंग। तब वो कोई, मतलब MY एकदम बराबर लग गया, तब उसमें कोई भी एडिशनल आप लोड नहीं लगा सकते। अगर लगाएं, इफ एडिशनल लोड अप्लाई कर दिया, देन द बीम वुड बी रोटेट एट दैट सेक्शन, तो आपका बीम रोटेट कर जाएगा। वही यही वाली कंडीशन बता रहा है कि आपका एकदम MY जब तक लेस है यहाँ तक, मतलब MP से कम है, तब तक तो वो
रेजिस्टेंस देगा, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई किया तुरंत आपका फेल कर जाएगा सेक्शन। ठीक, देखो लिखा है हेंस प्लास्टिक हिंज आल्सो नोन एज रस्टेड हिंज, इसीलिए इसको हम क्या रस्टेड हिंज बोले जाते हैं। क्यों? अब वही और डिटेल में लिखा है इन विच अप टू एमपी तक देयर इज अ रजिस्टर्स अगेन रोटेशन, मतलब एमपी तक तो आपका रजिस्टेंस देगा, लेकिन जैसे ही आपने अप्लाई किया मोमेंट बिकम इक्वल टू या थोड़ा सा ज़्यादा आपका मान लो 0.00 जैसे करके 0.001 तक अगर आप ऐसे थोड़ा से भी ज़्यादा अप्लाई किए तो इट मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी बिकम टू 0, तो वो आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? ये आपका लिखा हुआ है। अब इस प्रकार हम प्लास्टिक हिंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये डिफाइन करने का तरीका हो गया कि प्लास्टिक हिंज कैन बी डिफाइन एज कि वो हमारा इल्डेड जोन होता है ड्यू टू फ्लेक्चर की वजह से बन रहा है। अब इंग्लिश में पढ़ दूं कि प्लास्टिक हिंज कैन बी डिफाइन एज ए यील्डेड जोन ड्यू टू फ्लेक्चर, फ्लेक्चर की वजह से बन रहा था इन अ स्ट्रक्चर। ठीक, हमने देखा जब आपका ऐसे फ्लेक्चर हुआ था तभी तो बना है ये। ठीक, तो इन विच इन फाइनाइट रोटेशन कैन टेक प्लेस कांस्टेंट रेजिस्टिंग मोमेंट एमपी तक अगर लगा है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा रोटेशन पे। ठीक, तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम प्लास्टिक हिंज को कहाँ एज्यूम कर लेते हैं? एट अ सेक्शन वेयर आप जहाँ पर एमपी होता है वहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ बता दी, इस पे हम एज्यूम कर लेते हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए। ठीक, वरना तो आपका पूरा ये लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज पूरा ये होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम ले लेते हैं जहाँ पर एमपी आपका आएगा। अब एमपी का कंडीशन अलग अलग हो सकता है, अभी देखो बताऊंगा। ठीक, चलो कहाँ पर कहाँ होगा अब कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? बेसिक थ्योरी थी कि प्लास्टिक हिंज क्या होता है, अब यहाँ कैलकुलेट करना सीखो। कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। ठीक, कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर ये सारा समझ में आया तो ये एकदम इजी समझ में आएगा। ठीक, चलो तो केस नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। केस फर्स्ट जो हमने बनाया था वही ले लेते हैं, एक बीम लेते हैं। चलो लिख दूँ कि हमारा कौन सा, हम सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, सपोर्टेड बीम। और पहले हम यूडीएल ना लेके चलो कंसंट्रेटेड मतलब पॉइंट लोड ले ले रहे हैं विथ कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड TRTD लोड। ठीक, ये केस लेके चलने, इस पे हम लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज निकालेंगे। चलो तो बनाओ, ये मैंने बना दिया एक सिंपली सपोर्टेड बीम को। बहुत ईजी है, आप लोग को टफ लगेगा नहीं, देखो समझते जाइए आराम से। ये मान लो मेरा एक सिंपली सपोर्टेड ऐसे बीम है। ठीक, कुछ ऐसा होता है, यही है ना? चलो अब इस पे आपका मान लो एकदम सेंटर पे, मान लो इसकी लेंथ अगर मैं L मानूँ, ऐसे L मानूँ, पूरा लेंथ मैं अगर L मान ले रहा हूँ। ठीक, तो इसका सेंटर क्या होगा? L/2 इधर होगा, L/2 इधर होगा, मतलब सिमेट्रिक सेक्शन लेके चल रहा हूँ। और इस पे कोई लोड ऐसे लगा हुआ है, मान लो P ऐसे लोड लगा है। ठीक, तो आप लोग बताइए जब सिंपली सपोर्टेड होता है बीच में कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड लगा होता है तो कैसा इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा बनता है? सबको पता होगा, सबने बनाया होगा सूम में। कैसा बनता है? ट्रायंगुलर बनता है। ओहो, चलो मान लो यही लाइन है, आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा फिगर खराब बन गया। ठीक, ये पूरा है, ये यहाँ तक लाइन जानी थी, गलत हो गया है। ठीक, चलो तो ये मेरा क्या हो गया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद हमने क्या माना था? जहाँ पर आपका मैक्सिमम लोड आएगा, मोमेंट आएगा, वो हमारा क्या होगा? प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, जिसे हमने MP से दिखाया था, ये हमारा MP हो गया। ठीक, अब मैंने बोला था कहीं मान लो कि आपका वहाँ से यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है। चलो मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ से, ऐसे मान ले रहा हूँ कि यहाँ से मेरा यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये मैंने MY दिखा दिया, MY यहाँ से यील्डिंग। ऐसे इधर भी मान लो कि यहाँ से आपका यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ऐसे मान लो ये आपका MY है। ठीक, क्लियर? अब यही तो आपका होता है, ये जो पूरा है यही आपका लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज होता है, LP से डिनोट कर दे रहा हूँ, यही मुझे निकालना है, यही। ठीक, तो कैसे निकालोगे? ठीक, अब देखो इसमें कैसे लगा सकते हो? सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा दे तो ये आपका L/2 होगा और ये आपका L/2 होगा। यहाँ बनाना हो जोन ऐसे बना सकते हो, देखो कुछ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे, ये ऐसे रहता है, अच्छे से बनाना। ठीक, ये आपका होता है क्या? पूरा प्लास्टिक
जोन, सॉरी यील्डेड जोन, जिसे लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज बोला जाता है। यहाँ ऐसे मैंने मान लिया ये पॉइंट, ठीक। अब मेरा काम है इस लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज को निकालना। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट सबको मालूम है, वही लगा दे रहे हैं, ठीक। कैसे? देखो ये लेंथ और ये हम ले रहे हैं नीचे का हाइट MP डिवाइडेड बाई ये पूरा कितना है L/2 है, तो इसे रख दो L/2, एक ये ले लिए। उसके बाद अब मुझे चाहिए ये इतना, मतलब दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं बड़ा वाला और एक ट्रायंगल ये छोटा वाला ले रहे हैं, ठीक। चलो तो ये अब इस ट्रायंगल में आ जा रहे हैं, तो इसमें ये परपेंडिकुलर क्या है MY, और ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाला लेंथ, ये वाला होगा टोटल L/2 में से, L/2 में से अब ये मुझे ये भी घटाना होगा। वो एक सेकंड ऐसे ना करो, इसको क्या कर दे, अगर हम टोटल L है ना, यहाँ देखो टोटल L है, टोटल L है, L में से LP घटा दे तो ये और ये बचेगा ना। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, समझ से जाइए। टोटल L में से मैं LP को घटा दे रहा हूँ, LP घटा दिया, ये घटा दिया, तो बचा कितना? ये बचा और दोनों बराबर ही है, तो इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 2 से, मतलब ये वाला आ गया। समझ में आया ना? ऐसे कर दिया, ठीक। क्लियर ना सबको? किसी को डाउट? चलो अब निकाल लो, बस मुझे ये LP चाहिए। कैसे? बस सॉल्व करना है अब इसको। तो L/2 और इसको अच्छे से लिख दूँ MY डिवाइडेड बाई L माइनस LP/2, ठीक। चलो अब सिंपल, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हमारा हो गया MP ब्रैकेट में L माइनस LP/2 और ये MY मल्टीप्लाई बाई L/2, ये ऐसे हो गया, ठीक। चलो सॉल्व कर लो। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, ये इससे ये कट जाएगा, काट दिया, बचा कितना? MP ब्रैकेट में L माइनस LP इक्वल टू MY, ठीक। अब MP को इधर भेज दो, तो ये बचा, और यहाँ L भी था, और L को इधर ले आओ, तो बचा L माइनस LP डिवाइडेड बाई L इक्वल टू MY बाई MP। सिंपल मैथ है, कैलकुलेट कर रहे हैं बस, ठीक। चलो ये हो गया। अब यहाँ से L कॉमन आ जाएगा, ऐसे L कॉमन ले ले तो बचेगा कितना? 1 माइनस LP बाई और ये L, ऐसा बचेगा ना, ठीक। चलो और MY बाई MP को ऐसे रहने दो, इसको इधर भेज दो, भेज दे क्या L को, रुक जाइए फिर, ऐसे MY बाई MP इधर लिखो, जल्दीबाजी नहीं, ये इतना आ गया, ठीक। अब इधर आ जाए, ठीक। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ ओहो, इसे मतलब ये कॉमन नहीं, इसे ऐसे लिखेंगे, देखो इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसे ऐसे करोगे देखो LP माइनस LP ऐसे ही आ जाएगा, तो ये 1 माइनस LP बाई, ठीक। तो मतलब कुछ इक्वेशन ऐसा बना, 1 माइनस LP बाई L इक्वल टू MP बाई MY, यही था ना? एक सेकंड देख लूँ, ठीक, यही था, MY बाई MP, ओहो MY बाई MP है, MY बाई, ओहो ये हमारा हो गया 1 माइनस LP बाई L इक्वल टू MY है, MY बाई MP, ठीक, MY बाई MP, ये इतना आया। चलो अब यहाँ LP को इधर, ये वाला टर्म को इधर भेजो, इसको इधर, मतलब ऐसे कर दे रहे हैं 1 माइनस MY बाई MP कर दे इसे, ठीक, और इसको इधर भेज दिया, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो ये LP बाई L ऐसे लिख सकते हैं ना। बस मुझे LP चाहिए, यही मेन है, तो इसको इधर भेज दो, L को इधर भेज दो, मतलब L ब्रैकेट में 1 बाई MY बाई MP इक्वल टू ये LP हो गया, और लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज यही हमें चाहिए था, ठीक। क्लियर ना? अब यहाँ बस आप देखो, इसे कुछ ऐसे चेंज करके लिख सकते हो, कैसे? 1 माइनस डिवाइडेड बाई MP बाई MY लिख सकते हैं। अब यहाँ आप सबको याद है MP बाई MY क्या होता है? आपका सेफ फैक्टर होता है, पीछे लिखा था ना, MP बाई MY इक्वल टू सेफ, पीछे फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ LP हो गया, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, L ब्रैकेट में 1/1 माइनस 1 बाई, यहाँ पर ये सेफ फैक्टर 1 माइनस 1 अपॉन सेफ फैक्टर इक्वल टू LP। तो ये आपका फॉर्मूला, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख लो, या पूरा ऐसे डेरिवेशन, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की थी, ये ध्यान देना, यहाँ L ऐसे नहीं, कॉमन मैंने बोला, कॉमन नहीं, यहाँ ऐसे जब हम सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह हो जाएगा, इसको देखो इधर भेजेंगे तो ये L हो जाएगा, और यहाँ L माइनस LP फिर से वही आ जाएगा, ठीक। सिंपल मैथ है। चलो समझ में आया ना कि कैसे निकालते हैं? अब सेकंड केस लेते हैं, अगर ये नहीं समझ में आएगा सेकंड केस में आ जाएगा। चलो केस नंबर सेकंड देखते हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, थोड़ा सा नए लोग को नहीं आता, ठीक। चलो रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो केस नंबर फर्स्ट हमने क्या लिया? सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कंसंट्रेटेड लोड। इसमें हमारा ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसमें हमने बना दिया
इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हमारा प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कहाँ पर, जहाँ पर मैक्सिमम मोमेंट आता है, तो ये रहा। उसके बाद हमने इल्डेड जोन को मान लिया कि यहाँ से इल्डिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक। तो जहाँ से स्टार्ट होती है पूरा ये हमारा क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, ये कहलाता है। यही हमें निकालना है। ऐसे कुछ हम फिगर बना सकते हैं। ये हमने लोकेशन दिखा दिया। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ हमें दिख रहा था दो ट्रायंगल, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, दिख रहा है ना। तो हमने सिंपल सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया। क्या, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक। MP डिवाइडेड बाय L/2 और MY डिवाइडेड बाय ये इतना लेंथ। अब ये लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल लेंथ में से LP निकाल लिया और डिवाइड कर दिया, तो ये आया, तो डिवाइड किए 1 को मिल गया, ठीक। तो सिंपल इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना सबको आया होगा। ये हमारा फॉर्मूला फाइनली निकल गया कि लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज कैसे आएगा, ठीक। चलो अब हम सेकेंड केस ले रहे हैं कि हमारा सिंपली सपोर्टेड ही बीम रहे, लेकिन उस पर यहाँ आएगा नहीं, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। फिगर जैसे थोड़ा बड़ा बनता है इसलिए यहाँ बना रहे हैं। चलो तो यहाँ लिखो केस नंबर सेकेंड। अब की बार आराम से करेंगे, पहले जल्दी जल्दी में कर दिया। केस नंबर सेकेंड क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्म लोड, ठीक। ये लग रहा है। चलो बनाओ फिगर, मैंने पीछे भी बनाया था। ये ऐसा कुछ आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। ये रहा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पे लगा दिया हमने UDL पूरी लोडिंग, ठीक। ये रहा। अब इसका बना लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बना लो। कैसा बनता है, पीछे मैंने बनाया पैराबोलिक बनता है। ये रहा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो ब्लैक कलर से, ओहो, चलो सही से बनाना है, पैराबोलिक एकदम अच्छे से बनाना, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ बना रहे प्लास्टिक हिंज, तो मैक्सिमम मोमेंट मान लो यहाँ आ रहा होगा। फिगर सही से बना नहीं है, फिगर आप लोग अच्छे से बनाना। ये पैराबोला, ठीक। ये आपका यहाँ पर मैक्सिमम मोमेंट आता है, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं MP, ठीक। उसके बाद हमें कंसीडर करना होता है इल्डेड जोन, मतलब इल्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया इल्डिंग, मान लिया हमने यहाँ से, और एक को यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। जिसे हम बोल दे रहे हैं MY, ये हो गया MY, ठीक। ओहो, दिख रहा है, चलो अब दिख रहा है। ये आपका हो गया, ठीक। तो ये पूरी लेंथ आपका कहलाता है लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, LP, ठीक। और ये भी हम मान ले रहे हैं, मतलब एकदम यहाँ पर यहाँ तक की लेंथ मतलब L/2 है। सिमेट्रिक सेक्शन मान ले रहे हैं, मतलब L/2, मतलब ये वाली लेंथ L/2 और ये वाली लेंथ L/2 है, ठीक। चलो तो ये रही पूरी लेंथ, ओके। ये लोड दिखा दो कि W kN/m लग रहा है, और यहाँ पर ये इल्डेड जोन ऐसे बन रहा है कुछ इस तरह, ठीक। ये ऐसे बन रहा है। यहाँ पर ये लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज हो गया, ठीक। क्लियर ना। अब हम निकालते हैं क्या, इस लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज को निकालें, LP, ठीक। अब यहाँ पर देखो पैराबोला बन रहा है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला सबको मालूम है, बेसिक क्लास में पढ़े होंगे सब। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये सबको मालूम होगा। क्या होता है मालूम है सबको, कि y बराबर AX का स्क्वायर, यही होता है। सबने पढ़ा होगा कक्षा 2-3 में नहीं, तब भी 4-5 में सबने पढ़ लिया होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये सिंपल y=a², ये होता है ना, सबने पढ़ा है। चलो अगर मैं अब यहाँ कंसीडर कर लूँ कि x है, मतलब यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ कि x बराबर मैं ले रहा हूँ ये L/2, इतना लेंथ, मतलब x बराबर अगर मैं L/2 लूँ तो मेरा ये y क्या आ जाएगा, MP आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर MP आ जाएगा, आएगा ना। देखो x बराबर मैंने क्या ले लिया, L/2, और L/2 के क्या आ रहा है, MY क्या आ रहा है, MP आ रहा है, ठीक। मतलब y एक्सिस पे क्या आ रहा है, MP आ रहा है, तो y बराबर MP हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल अब मैं यहाँ रखूंगा, अगर इस इक्वेशन में वैल्यू रखूँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, MP हो जाएगी, और यहाँ a और x² पे स्थान पे x की वैल्यू क्या हमने ली, L/2, तो L/2 का स्क्वायर कर दो, मतलब L²/4 हो जाएगा, यही होगा ना। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। ऐसे जो सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्व करते जाओ, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, करना होगा, ठीक। तो यहाँ a का मान अगर मैं निकालूँ तो a यहाँ रख दो, इसको इधर भेजोगे तो यहाँ पर MP
इंटू में ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ 4/L², ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया ए का वैल्यू। ऐसे ध्यान रखो, अभी ए आ गया ना। चलो, अब मेरा लक्ष्य है इस लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज को निकालना है ना। चलो, तो अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर मैं कंसीडर करूँ x बराबर ये LP/2, मतलब ये आधा कंसीडर करूँ, एड LP/2। ओहो, अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ x बराबर क्या LP/2 लूँ, ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताओ कि यहाँ पर जब मैं इसका आधा ले रहा हूँ तो ये y एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट my से mp यही चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर y एक्सिस पे क्या हो रहा है आपका mp माइनस my आएगा, यही तो हो रहा है। ये इतना चेंज है इन दोनों में, यही तो चेंज है ना। mp माइनस my करूँ तो y की वैल्यू यही आएगी, मतलब इतना डिफरेंस यही है ना, यही तो आएगा। ठीक, तो ये लेने पे LP/2 लेने पे ये वैल्यू आएगी। अब सिमिलर फिर से हम ये इक्वेशन में ला के रखो, तो यहाँ पर रखोगे y बराबर कितना है, y बराबर है mp माइनस my, और x बराबर हमने लिया है LP/2 लिया है ना। अब a का मान हमने निकाला है, a का मान ला के यहाँ से यहाँ पे रख दो बस। तो यहाँ पर हो गया mp माइनस my इक्वल टू a का मान कितना है mp इंटू 4/L², और ये है LP/2। ठीक, किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो, अब यहाँ से 2 से ये कट गया, 2 बचा यहाँ। ठीक, अब क्या हुआ, सॉल्व करो। एक सेकंड, देखो यहाँ गलती हो रही थी, ये है स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा LP का स्क्वायर, और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा ऐसे कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब सॉल्व करते हैं। और तो यहाँ पर अब इसको इधर भेजो, यहाँ LP² ऐसे रहने दो यहाँ, अब इसको इधर भेजो तो ये आ जाएगा कैसे, कुछ इस तरह। देखो MP माइनस my, और ये नीचे आएगा तो ये MP हो जाएगा, और ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा L², ऐसे हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना बचा, LP का स्क्वायर ये बचा। ठीक, अब इसको भी ऐसे कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं जैसे पीछे किया था, मतलब इसे 1 माइनस my/MP लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कॉमन लोगे ये इससे हट जाएगा, और ये my/MP सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक, चलो, तो ये हमारा आ गया LP का स्क्वायर। ओके, चलो अब इसको भी यहाँ नीचे भेज दें, ऐसे L² बराबर 1 माइनस 1/MP/my लिखें। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला MP/my क्या होता है, सेफ फैक्टर होता है, तो यहाँ भी हमारा सेफ फैक्टर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ये इंटू में है L² ब्रेकेट में 1 माइनस 1 अपॉन सेफ फैक्टर इक्वल टू LP का स्क्वायर। ठीक, तो फाइनली हमें अगर LP चाहिए तो LP को इधर सॉल्व करोगे तो LP बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में L² ब्रेकेट में 1 माइनस 1 अपॉन सेफ फैक्टर। तो मतलब ये L² तो बाहर आ जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज यहाँ पर कितना आएगा, L ब्रेकेट में 1 माइनस 1 अपॉन सेफ फैक्टर। ये आपका फॉर्मूला आ गया। किसी को दिक्कत, एकदम सिंपल था सॉल्व करने का। ठीक, ये हमने निकाल दिया जब हमारा किसमें, सिंपल सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्म ऐसे बेंडिंग लोड लगेगा। ठीक, तो ये केस नंबर 2 हुआ। ठीक, अब चलो एक केस और पढ़ते हैं, केस नंबर 3। अगर आपका कैंटिलीवर बीम रहे तब, तो केस नंबर 3 आप सबको निकालना आ गया होगा, कैसे निकालना है। केस नंबर 3, अगर मैं कैंटिलीवर बीम लूँ, कैंटिलीवर बीम, और उसमें कहाँ क्या लगे, कंसंट्रेटेड लोड, विथ कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड पे लेके चल रहा हूँ। ठीक, मतलब कुछ इस तरह ऐसे मान लिया, ये मान लो ऐसे फिक्स है, कैंटिलीवर बीम ऐसे ही रहता है ना। ये आपका मान लो ये बीम है, ये बीम रहा आपका। ठीक, अब इसके फ्री एंड पे ऐसे कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये रहा पॉइंट लोड। ठीक, मान लो PA पॉइंट लोड लगा है। ठीक, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, तो कुछ इस तरह बनता है, याद है सबको, ऐसे बनता है। जहाँ पर लोड लगता है वहाँ एकदम 0 हो जाता है मोमेंट, और ये यहाँ पर मैक्सिमम रहता है, कुछ ऐसे बनेगा। ये यहाँ ज़्यादा बड़ा बना दिया फिगर, ध्यान देना, ऐसे छोटा सा बनाओ, ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक, ये इतना नहीं रहेगा, ये ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने लाइन। ठीक, तो कुछ ऐसा मतलब बनता है कैंटिलीवर के केस में।
बेंडिंग मोमेंट सबको पता होगा, सबने अगर सॉल्व करके देख लो यही आएगा। ये मान लो इसकी एल लेंथ है, सॉल्व करोगे यही इसका बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या कि हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आ रहा है, बताओ। यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा MP आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम MP मिल गया। अब यहाँ से हम मान ले रहे हैं कि कहीं ये हमारा मान लो यहाँ पर आपकी यील्डिंग स्टार्ट हो रही है। ऐसे आप कहीं भी मान सकते हो, यहाँ मान लो, कहीं भी मान सकते हो। यहाँ से मैंने मान लिया मेरा यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है, जिसे मैं दिखा दे रहा हूँ MY। यहाँ से यील्डिंग ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो मतलब अब आपका लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या रहा, ये रहा LP, यही तो रहेगा। ठीक, और ये आपकी लेंथ कितनी बची, L - LP बची। ठीक, तो अब मुझे यही लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज निकालनी है, निकाल सकते हैं। कैसे, सिमिलर ट्रायंगल लगा दो यहाँ भी, ये तो और इजी है। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल कैसे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले ले एक बार, तो मतलब MP ये आपका लेंथ हो गया डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ L है। उसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला ले लो, ये वाला कितना है, ये लेंथ आपका MY और ये वाला लेंथ L - LP है, यही है ना। चलो अब मुझे LP चाहिए तो सॉल्व कर लो, इसको क्या कर दे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये आपका MP ब्रैकेट में L - LP और ये MY इंटू में L हो गया। ठीक, अब MP को इधर भेज दो और L को इधर, मतलब यहाँ L - LP डिवाइडेड बाई L इक्वल टू MY बाई MP, बस सॉल्व करना है। ठीक, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से इसको सिमिलर ऐसे लिख सकते हैं 1 - LP बाई L ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और इसको लिख सकते हैं MY बाई MP, बस चेंज कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ, मतलब 1 माइनस ये हो जाएगा MY बाई MP और इसको लिख सकते हैं LP बाई L, बस इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। ठीक, क्लियर। चलो अब इसको क्या दे, L को इधर भेजो, L ब्रैकेट में M1 - MY बाई MP इक्वल टू LP। ठीक, अब इसको नीचे भेजोगे तो ये सेफ फैक्टर बन जाएगा ऐसे कुछ, देखो 1 - 1 अपॉन MP डिवाइडेड बाई MY और ये आपका लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। अब ये आपका फॉर्मूला क्या होता है सेफ फैक्टर का, तो L ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन सेफ फैक्टर, ये आपका लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज आ गया। ठीक, क्लियर ना, सबको समझ में आया कि कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। अब कोई भी केस दिया होगा, बस आपको मैक्सिमम मोमेंट निकालना है और यील्ड को कंसीडर करना है, उसको निकाल लेना। या तो पैराबोला बनेगा, पैराबोला ले लेना, नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगा देना। ठीक, अब चलो कुछ नोट पॉइंट है उसे लिखा दूँ। ठीक, चलिए तो नोट पॉइंट, चलिए मैं नोट पॉइंट को लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगा, थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक, चलिए तो ये 3 नोट पॉइंट है, सबको समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। क्या है, पहला कि जो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लोडिंग एंड द क्रॉस सेक्शंस, जो कि हमने पीछे यहाँ पर बनाया देखा। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो आपकी प्लास्टिक हिंज का लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रकार का लोड लिखा रहे हैं और किस प्रकार का आपका क्रॉस सेक्शन है। ठीक, देखिए जैसे आपका सिंपली सपोर्टेड था तो उस पर अलग फॉर्मूला आया, आपने जब यहाँ पर कैंटिलीवर क्रॉस सेक्शन था तो अलग आया, जब लोडिंग कंडीशन यूडीएल थी तो अलग था। ठीक, तो वही बोला, पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि इन द स्पैन ऑफ द बीम प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म फर्स्ट एट द सेक्शन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम कर्वेचर। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो आपका सबसे पहला, अब जैसे प्लास्टिक हिंज यहाँ हम 2 ही देख रहे हैं लेकिन और भी बन सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है जो सबसे पहला जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ सबसे अधिक कर्वेचर होगा वहाँ पर। ठीक, क्लियर है ना, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड क्या बोला है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज वन आफ्टर द अदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट टेक प्लेसेस एंड बिकॉज ऑफ द इसी की वजह से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बिकम ग्रेटर देन द लोड एट विद द फर्स्ट हिंज फॉर्म। अब इसका मतलब समझिए, ये पूरा क्या बोला कि इस प्लास्टिक हिंज की वजह से लोड को क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब जैसे ये पहला प्लास्टिक हिंज बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये इसने कुछ सहन किया, कुछ बचा तो इसको दे दिया, ऐसे कुछ बचा तो इसको दे दिया। ठीक, तो उसके बाद जो सबसे कम बचा यहाँ लास्ट में, तो इससे क्या हो जाता है लास्ट में, देखो अब इसको बहुत कम लोड लेना पड़ा, तो इससे क्या हुआ, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी और अभी बची है, मतलब और भी ये लोड ले सकता है। तो यही बोल रहा है कि उससे क्या होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, किससे, रीडिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक, तो ये 3 नोट पॉइंट है हमारे मतलब प्लास्टिक हिंज के बारे में। ठीक, चलो अब यहाँ बात आ रही है, जैसे मैंने देखा
जब सिंपली सपोर्टेड बीम था तो मैंने बोला लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज कहाँ है, जहाँ पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। लेकिन यहाँ मैंने बोला कहाँ पर, इस जहाँ पर सेक्शन फिक्स था वहाँ पर। तो क्या हमारा प्लास्टिक हिंज फॉर्म मतलब ऐसे फिक्स लोकेशन पे होगा कि मतलब अलग अलग जगह पे होगा? तो ये देखो, ये फिक्स पर हो सकता है जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर आपका सेक्शन चेंज करे। चलो मैं लिख दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर ये प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होती है। देखो हेडिंग डालो, प्लास्टिक हिंज फॉर्म्स एट, कहाँ कहाँ पर ये फॉर्म हो सकती है। ठीक, तो पहला आपका फॉर्म हो सकता है कि जहाँ पर आपका एकदम फिक्स सपोर्ट हो, एट फिक्स्ड सपोर्ट पे, एट फिक्स सपोर्ट पे, ये मैंने लोकेशन बता रहा हूँ। ठीक, सेकंड आपका फॉर्म हो सकता है जहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड लगा हो, अंडर कंसंट्रेटेड बोलो पॉइंट लोड बोलो एक ही बात है। ठीक, अंडर कंसंट्रेटेड लोड ये जहाँ लगा हो। ठीक, सी आपका जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए, ये हमने देखा ही, जहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए। ठीक, डी आपका बन सकता है कि जहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स बने। ठीक, और अगला लास्ट बोल सकते हो कि जहाँ पर ऐसे क्रॉस सेक्शन, जैसे आप बनाते हैं ना क्रॉस सेक्शन चेंज करता है, तो वहाँ पर भी बनता है। ठीक, तो वेयर क्रॉस सेक्शन चेंजेस, तो अलग अलग केस में अलग अलग बनते हैं। ठीक, तो इतनी जगहों पे आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर सकता है। ठीक, प्लास्टिक हिंज मतलब यही लोकेशन में बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे, यहाँ पर फिक्स सपोर्ट पे मैंने बता दिया, तो आप ऐसे बता सकते कि कहाँ कहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक, क्लियर ना यहाँ तक? अब आगे सीखते हैं, अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि कैलकुलेशन ऑफ कोलैप्स लोड। कैलकुलेशन ऑफ कोलैप्स लोड ये क्या होती है? अब प्लास्टिक हिंज यहाँ तक सबको क्लियर ना, पूरा एकदम क्लियर है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, कि हम कोलैप्स लोड, ये हमारा अगला टॉपिक था, इसे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले समझते हैं हमारा कोलैप्स लोड होता ही क्या है। ठीक, देखो जैसे हम पीछे पढ़ते आए प्लास्टिक हिंज पढ़े ये टॉपिक, तो क्या देखा कि हमारा कोई स्ट्रक्चर था, उस पर हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट लगा रहे हैं, ऐसे मोमेंट मान लो या लोड लगा रहे हैं, तो लोड लगाते गए किसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या यील्डिंग आई ना। देखो जैसे यही सब एग्जांपल ले लो, ऐसे क्या पहले यील्डिंग आई, उसके बाद क्या धीरे धीरे लोड बढ़ाते गए, फिर प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हुई। अब आपने अगर और लोड एक्सीड कर दिया, मतलब इससे ज्यादा मोमेंट एक्सीड कर दिया, तो आपका मैंने बोला था इनफाइनाइट रोटेशन देखने को मिलेगा। तो वही जो आपका इनफाइनाइट रोटेशन, जहां पर मतलब जहां आपका इनफाइनाइट रोटेशन आ जा रहा, वही जो लोड आप लगा रहे हैं वही कहलाता है कोलैप्स लोड। तो यही निकालना हमें सीखना है। ठीक, तो कोलैप्स लोड समझ में आया ना, कि ऐसा मतलब लोड आप अप्लाई कर दे जहां से आपका स्ट्रक्चर इनफाइनाइट रोटेशन देखने को मिल जाएगा, वही आपका कोलैप्स लोड कहलाता है। अभी हम आगे डिफिनीशन लिखेंगे, उससे पहले इसमें कुछ चीजें हैं वो सीखते चलते हैं। अभी बहुत सारा चीज सीखेंगे, तब लास्ट में कोलैप्स लोड कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक, सबसे पहले समझो, हम देखते हैं मैकेनिज्म इन इलास्टिक एनालिसिस एंड मैकेनिज्म इन प्लास्टिक एनालिसिस, इसे सीखते हैं। अभी हम न्यू बनाते चलेंगे, फिर हम यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक, देखो पहले जो जो सिखाते जाना वो सीखते जाइए। यहाँ हेडिंग डालिए, हेडिंग नहीं ऐसे लिखते जाइए, मैकेनिज्म इन इलास्टिक एनालिसिस। सबसे पहले तो समझिए ये मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे आप सभी ने दो टर्म सुने होंगे जरूर, एक टर्म सुना होगा स्ट्रक्चर, और एक टर्म होता है मैकेनिज्म। सबने सुना होगा। अब स्ट्रक्चर का आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लो कोई, ये मान लिया मेरा ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक। अब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जैसे मान लो यही कोई स्ट्रक्चर है, अब इस पर मैं लोड लगाऊंगा, ऐसे लोड लगा रहा हूँ, यही मेरा टेबल है, इस पर मैं लोड लगा रहा हूँ, तो ये मुझे क्या ऊपर से रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक, ऐसे आप किसी भी दीवार पे अगर लोड लगा रहे हैं तो वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस देता है ना, तो वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर कहलाता है। तो स्ट्रक्चर किसे कह सकते हैं? जो एक प्रकार का रेजिस्टेंस ऐसे दे, क्या दे? रेजिस्टेंस। शोज रेजिस्टेंस टू लोड एंड मोमेंट्स। अगर आप लोड एंड मोमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस दे रहा, तो उसे आप स्ट्रक्चर बोलेंगे। और मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म मतलब जैसे आपका कोई ये स्ट्रक्चर है,
मतलब कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर मान लो या कुछ भी ऐसे है, अगर इस पे अगर आपने ऐसे मान लो ऐसे रोलर लगा हुआ है, अब इसमें आपने ऐसे लोड लगाया तो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करेगा। आपने जैसे यही पेन है, मैंने इसे लोड लगाया और ये कोई रेजिस्टेंस नहीं शो किया, ये आगे बढ़ गया, तो इससे बोला जाता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किसे बोलेंगे? जो कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करे, तो शोज नो रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्लियर हुआ ना, स्ट्रक्चर किसे बोलोगे और मैकेनिज्म किसे बोलेगा। मैकेनिज्म क्या? कोई भी आपको रेजिस्टेंस ना देखने हो, आपने लोड लगाया ये ऐसे भाग गया आगे, ऐसे जैसे ये स्ट्रक्चर है, आपने इसे लोड लगाया तो ये आगे की तरफ बढ़ गया, इसे बोला जाता है मैकेनिज्म। ठीक, तो अब हम इसी में देखते हैं मैकेनिज्म इन इलास्टिक एनालिसिस में। देखो अब इसके लिए मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहा हूँ जो कि मेरा मैकेनिज्म की तरह दिखे। देखो ये मेरा कोई मान लो ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक, अब यहाँ सीखते जाइए, अभी एक थ्योरी आएगी, मतलब थ्योरम आपका लिखा है स्टैटिक काइनेमेटिक, उसी में सब ये काम आता है। ठीक, तो ये मान लो कोई ऐसे रोलर सपोर्ट इसमें लगे हुए हैं। ठीक, और आपने इसे लोड लगाया। ठीक, मान लो एफ आपने इसे लोड लगाया, तो ये क्या होता है, अगर ये इलास्टिक एनालिसिस है तो आपका जो एफ लेस देन एफ वाई, मतलब यील्डिंग से कम में ही लोड में आपने इस लगाया तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये जो होता है यहाँ एफ बराबर आप ले सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, पी बाई ए लिख दे रहा हूँ, यहाँ एफ लिखा हूँ इसलिए। ठीक, तो फोर्स पर यूनिट एरिया एफ को बोलते हैं, और एफ वाई मतलब उससे कम यील्डिंग, इसकी जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है उससे कम पे ही ये आगे मूव कर ले रहा है। तो ये जो आगे मूव कर रहा है इसे बोला जाता है रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। ऐसे आगे मूव कर, देखो ये है ना, ऐसे ये है, अब इसे जब आप लोड लगाओगे ये आगे मूव कर जाएगा उसकी यील्डिंग से कम स्ट्रेंथ फोर्स पे ही। ठीक, तो इसे बोला जाता है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन मोशन। ठीक, ट्रांसलेशन। ठीक, ऐसे आपका रिजिड बॉडी रोटेशन भी हो सकता है। कैसे? मान लो कोई ये ऐसे एक फिक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे है, ठीक है, और इसका एंगल मान लो 90 डिग्री है। अब यहाँ आपने रोटेशन ऐसे अप्लाई किया तो ये एफ लेस देन एफ वन, मतलब उसके यील्डिंग के कम फोर्स पे ही ये अपनी एक्सिस से ऐसे रोटेट कर जा रहा है, एकदम रिजिड करेगा, देखो ऐसे रिजिड रहेगा, इनके एंगल का भी 90 डिग्री ही रहेगा। तो इसे बोला जाता है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेशन। ठीक, क्लियर ना, मतलब यहाँ बस आप मैकेनिज्म को समझिए। मैकेनिज्म क्या है, एक प्रकार से आपने लोड लगाया तो ये अपने स्थान से यहाँ मतलब यील्डिंग से कम पे ही फोर्स पे ही ये अपने एक्सिस से मूव कर गया यहाँ से। ठीक, तो उसे बोला जाता है रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। ऐसे आपका रिजिड बॉडी रोटेशन इसी प्रकार हम बोल देंगे। ठीक, अब ऐसे अगर हम देखें प्लास्टिक एनालिसिस में, अब यहाँ देखो मैकेनिज्म हम देखें, मैकेनिज्म इन प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक, प्लास्टिक एनालिसिस इसमें कैसे होगा, इसमें अब देखो यहाँ पर तो आप लेस देन मतलब लेस देन उसकी यील्डिंग पे ही मूव करने लग रहा है, लेकिन आप अब प्लास्टिक एनालिसिस में आ गए तो यहाँ पर आपका जो फोर्स लगेगा वो उसकी परमिजिबल मतलब यील्डिंग के बराबर लगानी पड़ेगी। जो आप फोर्स लगा रहे हैं एफ परमिजिबल, वो इसकी यील्डिंग पे लगानी पड़ेगी, तब वहाँ जाकर आपको देखने को मिलेगा क्या, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन। ठीक, और यहाँ एफ वाई बराबर आप ये लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। इतना लोड लगाओगे तब जाकर वो मूव करेगा, किसमें, प्लास्टिक एनालिसिस में। ठीक, तो ये हमारा मैकेनिज्म फॉलो होता है इन प्लास्टिक एनालिसिस एंड इलास्टिक एनालिसिस में। ठीक, क्लियर है ना। चलो अब जो नोट पॉइंट है इसे मैं लिखवा दूँ, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वहाँ बहुत हेल्प करेगा। चलो ये नोट पॉइंट है दो, मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद अभी समझा दूंगा। अच्छा, आपको ये चीज़ें मालूम है कि इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, आप लोग टॉस में जरूर पढ़े होंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, वो नोट पॉइंट इसी से रिलेट है। देखो क्या है, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, डिटर्मिनेट। अब डिटर्मिनेट किसे कहते हैं, ऐसा कोई मतलब स्ट्रक्चर होता है जिसे समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट, ये तीनों पे अगर आपका सॉल्व हो जा रहा है तो उसे डिटर्मिनेट। अगर कोई इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहा तो उसे इनडिटर्मिनेट। ये आपने टॉस में जरूर पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक, मैं लिख दूँ उसके बाद अभी समझा दूंगा, एकदम इजी है वो, आपके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां मदद करेगा। ठीक, और यहाँ ये टर्म आ रहा है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट,
सबको मालूम होगा डिटर्मिनेंट क्या है। अगर तीनों इक्वेशन से आपका सॉल्व हो जा रहा है तो वो डिटर्मिनेंट कहलाता है, और नहीं हो रहा है कोई भी अगर नहीं मिल रहा है तो उसे इनडिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक, आप सबने पढ़ा होगा टॉस में। ठीक, चलो मैं दोनों पॉइंट लिख दूं। चलिए, ये आपका 2 नोट पॉइंट है, ये आपके क्वेश्चन में बहुत मदद करेगी जब आप कोलैप्स लोड को निकालोगे वहां पे। ठीक, देखो क्या लिखा है पहला कि इन प्लास्टिक एनालिसिस टू मेक द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस जो रिक्वायर होती है आर इक्वल टू डी एस। अब यहाँ समझ में आया आपको कि अगर आपको किसी भी प्लास्टिक एनालिसिस में अगर आपको डिटर्मिनेट से इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट अगर आपको बनाना है तो वहां पर जो जितनी प्लास्टिक हिंजेज रिक्वायर होती है वो किससे बराबर होती है, डी एस के। मतलब कहने का आप लोग टॉस में भी पढ़े होंगे ये कि अगर आपका जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, अब उसमें समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है, समेशन ऑफ एफ वाई निकालना है, समेशन ऑफ मोमेंट निकालना है, तो इसमें आपका मतलब कोई नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसमें बीच में से हिंज प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग किए होंगे टॉस में ये सब करते हैं, तो वही जो हिंज आपका रिक्वायर होता है उसे क्या कर लेता है, इक्वल टू डी एस के बराबर। अगर आपको डिटर्मिनेट बना मतलब इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट बनाना है, ठीक, तब ये करते हैं। ध्यान रखो, एक बार खुद से पढ़ना, खुद एनालाइज करना क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इन प्लास्टिक एनालिसिस टू मेक द स्ट्रक्चर अनस्टेबल। अगर आप प्लास्टिक एनालिसिस में स्ट्रक्चर को क्या अनस्टेबल या मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म मतलब ऐसे मूव करने वाली कंडीशन बनाना चाहते हैं, किससे किसमें, इन स्टैटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, तो वहां जो प्लास्टिक हिंजेज रिक्वायर होती है वो किसके बराबर होती है, डी एस प्लस 1 के। ये ध्यान रखो कि अगर अनस्टेबल या मैकेनिज्म लाना है तो कितना हिंजेज रिक्वायर होगा, डी एस प्लस 1। अगर आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट बनाना है तो कितना रिक्वायर होगा, डी एस। ये बस ध्यान रखो। ठीक, दोनों ध्यान रखो, आगे आपका जब क्वेश्चन करोगे तो वहां काम आएगा ये। ठीक, दोनों नोट पॉइंट क्लियर, कोई भी डाउट इसमें। ठीक, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता ये, दोनों ध्यान से अगर एक बार खुद से भी पढ़ना है ये पॉइंट। चलो, तो ये पेज लग रहा है खत्म, एक सेकेंड। अब चलो इस पेज पे करते हैं, इसमें मेरे रेलवे के नोट्स है आगे। ठीक, आप ही लोग को पढ़ा रहा हूँ रेलवे इस समय। चलो, तो अब हमने समझ लिया कहाँ तक, ये हमारा हो गया था, हाँ मैकेनिज्म खत्म हुआ और नोट पॉइंट्स। ठीक, अब यहाँ देखो, जब हम अभी कोलैप्स निकालेंगे तो 2 थ्योरम, एक थ्योरम बोले या एनालिसिस के मेथड, स्टैटिक आता है एनालिसिस मेथड और काइनेमेटिक। तो उससे पहले 3 कंडीशन होती है, उसको सीखो। ठीक, यहाँ 3 कंडीशन होती हैं, यहाँ हेडिंग ला लो, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस। अब 3 कंडीशन होती है, इन्हीं 3 कंडीशन से अभी 2 थ्योरम बनेगी। तो पहली कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये तो सभी को मालूम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, ये आपका होता है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, आप सबको मालूम है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 हो जाए, और समेशन ऑफ मोमेंट ये आपका 0 हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, हमारी कंडीशन हो गई। ठीक, सेकंड हमारा कंडीशन होता है मैकेनिज्म कंडीशन। ये देखो, सब लोग को अभी जो नए नए पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके दिमाग में आ रहा है क्या चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप 1 बार 2 बार रिवाइज करोगे, ये पहली बार में प्लास्टिक एनालिसिस नहीं समझ में आता। ठीक, तो एक बार जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो बहुत क्लियर समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ देखो, पहला हमारा क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, सेकंड हमारा क्या मैकेनिज्म कंडीशन, मैकेनिज्म कंडीशन। ठीक, अब मैकेनिज्म कंडीशन क्या होता है, हमने पीछे भी पढ़ा कि हमारा स्ट्रक्चर क्या मूव करने लगता है। मतलब हम यहाँ पर मैकेनिज्म कंडीशन में जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उसे हम अनस्टेबल बनाते हैं। ठीक, तो लिखो इसमें क्या करें, द कंडीशन व्हेन स्ट्रक्चर फॉर्म a mechanism and becomes क्या अनस्टेबल, उसी को बोला जाता है इज नन एज क्या मैकेनिज्म कंडीशन। ठीक, मैकेनिज्म कंडीशन। ठीक, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, वही कि अगर हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाए अनस्टेबल तो वह हमारे हो जाता है मैकेनिज्म कंडीशन। अभी यही दोनों से हमारा बनता है काइनेमेटिक थ्योरम, वही हम यूज करके निकालेंगे कोलैप्स लोड को। ठीक, तो चलो अब अगला बढ़ते हैं,
अगला हमारा तीसरा कंडीशन आता है यील्ड कंडीशन। यील्ड कंडीशन समझ में आया ना, मैकेनिज्म कंडीशन क्या है। अब सर थर्ड देखो यील्ड कंडीशन। अब यील्ड कंडीशन क्या होता है, हम अपने स्ट्रक्चर में जस्ट टू कोलैप्स होने वाली ऐसी कंडीशन लाते हैं, वो हमारी यील्ड कंडीशन होती है। मतलब जो हमने देखा था ना कि हम जो मूवमेंट लगा रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट, वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू आपका प्लास्टिक मूवमेंट का होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तुरंत आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो वो जस्ट टू फेल वाली कंडीशन हमारी यील्ड कंडीशन कहलाती है। ठीक, तो लिखो जब आपका when the structure is about to collapse कैसे, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन किससे, शुड नॉट बी, अभी एक बार और मैं समझा दूंगा, शुड नॉट बी एक्सीड किससे, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी से, शुड नॉट बी एक्सीड प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब दैट इज बेंडिंग मूवमेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, प्लास्टिक मूवमेंट के। तो वो हमारी यील्ड कंडीशन कहलाती है। ठीक, देखा आपका क्या लिखा है, व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट टू कोलैप्स, जस्ट कोलैप्स होने वाली है, मतलब बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन शुड नॉट बी एक्सीड द वैल्यू ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। ये बात हमने पहले भी की थी कि प्लास्टिक मूवमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो, जस्ट होने वाला है, मतलब एकदम पहुंच गया है पास 0.001, इतना भी नहीं एक्सीड करना चाहिए। अगर कर गया तो वहाँ स्ट्रक्चर आपका तुरंत इनफाइनाइट रोटेशन देखने मिलेगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी यील्ड कंडीशन कहलाती है। ठीक, तो यही तीनों जो कंडीशन है अगर हमने सेटिस्फाई कर लिया तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिलती है, यूनिक वैल्यू ऑफ लोड की मिलती है, जिसे हम बोलते हैं कोलैप्स लोड। ठीक, इन्हीं तीनों कंडीशन से। ठीक, तो यहाँ लिखो अगर आप इफ द अबव थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर ये तीनों कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर लिया तब आपको देन वी गॉट दी गॉट नहीं गेट लिखो, देन वी गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ लोड, जिसे ही हम बोल रहे हैं कॉल्ड दी कोलैप्स लोड। ठीक, कोलैप्स लोड बोलते हैं। अब ये तीनों कंडीशन में से आप दो ले सकते हैं, पहला और दूसरा, और एक में पहला और तीसरा, मतलब इक्विलिब्रियम आपको दोनों में लेना है। एक तो पहला, देखो ऐसे लिख दो कि डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, पहला और दूसरा कंडीशन ले सकते हो, और आप और फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन। ठीक, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन से हमारे कुछ एनालिसिस का मेथड बने। कंडीशन से क्या, फॉलोइंग मेथड ऑफ एनालिसिस आर अवेलेबल। ठीक, कौन कौन से, इन्हीं, मतलब आप पहली और दूसरी कंडीशन लेंगे तो वो हमारा काइनेमेटिक मेथड कहलाता है। अगर पहला और तीसरा ये लेंगे कंडीशन तो आपका स्टैटिक मेथड कहलाता है। ठीक, दो मेथड है, कौन सा, पहला आपका काइनेमेटिक मेथड, जिसे हम अपर बाउंड थ्योरम भी बोलते हैं, अपर बाउंड थ्योरम भी बोला जाता है, अभी थ्योरम लिखवा दे रहा हूँ। और सेकंड आपका स्टैटिक मेथड होता है, स्टैटिक मेथड, जिसे हम लोअर बाउंड थ्योरम बोलते हैं। तो इन दोनों की सहायता से आप निकाल लेंगे कोलैप्स लोड को। इसमें से सबसे इजी आपका स्टैटिक मेथड होता है, सॉरी काइनेमेटिक मेथड होता है, इसी की सहायता से हम निकालेंगे। अब काइनेमेटिक मेथड में क्या, पहला और दूसरा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन और मैकेनिज्म कंडीशन, इन दोनों को फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा काइनेमेटिक मेथड या अपर बाउंड थ्योरम और स्टैटिक मेथड या लोअर बाउंड थ्योरम क्या होता है, ये लिख लो। ठीक, चलो तो यहाँ लिखो पहला लिखते हैं स्टैटिक
ओहो स्टैटिक नहीं, पहला हमारा काइनेमेटिक था, काइनेमेटिक मेथड, जिसे आप बोल सकते हैं अपर बाउंड थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक, अपर बाउंड थ्योरम, ठीक, ये भी बोला जाता है। ठीक, चलो अब इसमें मैंने क्या बोला कि दो कंडीशन ली जाती है। पहली कौन, अब लिख दे रहा हूँ पूरा कि इसमें क्या हमारा होता है, दो कंडीशन ली जाती है। व्हेन टू कंडीशन, व्हेन टू कंडीशन, दैट मीन कौन सा, पहला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन और मैकेनिज्म कंडीशन, मैकेनिज्म कंडीशन, अगर ये दोनों हम यूज कर रहे हैं, ठीक, तो उसे हम कहते हैं, तो क्या, व्हेन टू कंडीशन दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड मैकेनिकल कंडीशन आर फॉलोड, ठीक, फॉलोड, देन द मेथड इज नोन एज, देन द मेथड इज नोन एज क्या, काइनेमेटिक मेथड, काइनेमेटिक मेथड, या इसे ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ अपर बाउंड थ्योरम बोला जाता है, यूबीटी लिख दिया। ठीक, समझ में आया ना कि दो कंडीशन कौन कौन सी, पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन या मैकेनिज्म कंडीशन फॉलो होगा तो हमारा काइनेमेटिक मेथड कहलाएगा। सेम ऐसे सेकंड हमारा क्या है, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड, या इसे लोअर बाउंड थ्योरम बोलेंगे। ठीक, लोअर बाउंड थ्योरम, ठीक, क्लियर ना। अब लोअर बाउंड थ्योरम में क्या है, यही दो कंडीशन में पहला इक्विलिब्रियम और सेकंड यील्ड कंडीशन ये फॉलो हो जाएगा तो उसे स्टैटिक बोल देंगे। ठीक, तो क्या, जब आपका व्हेन टू कंडीशन, व्हेन टू कंडीशन दैट मीन्स कौन सा, पहला तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन, और आपका सेकंड यील्ड कंडीशन, यील्ड कंडीशन ये फॉलो हो जाए, आर फॉलोड, ठीक, तब उसे बोला जाता है देन द मेथड इज नोन एज, देन द मेथड इज नोन एज क्या, स्टैटिक मेथड। ठीक, या इसे क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड, हाँ लोअर बाउंड, BOUND, लोअर बाउंड थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक, चलो अब जितना मैं सॉल्व करूंगा मैं पहला मेथड यूज करूंगा, दूसरा मेथड आपका टफ पड़ जाता है, पहला मेथड बहुत इजी है, तो इसी पे सारे मतलब जिसने आपके सिलेबस में बीम एंड फ्रेम के लिए बोला है, ठीक, तो बीम का मैं काफ़ी कंडीशन बताऊंगा और फ्रेम के लिए एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक, चलो तो मैं एक आध कंडीशन पढ़ा दूंगा, चलो आज ही पढ़ा दूँ, एक केस पढ़ा दे रहा हूँ और कल दो चार केस और पढ़ा दूंगा कोलैप्स लोड निकालने के। ठीक, तो अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि अगर आपको कोलैप्स लोड निकालना है, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ कोलैप्स लोड। अब देखिए, अब जब हम फ्रेम को सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क भी फॉलो होता है, तो कल मैं वो भी लिखवा दूंगा। ठीक, तो पहले एक केस कर ले रहे हैं, बीम का अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, कोलैप्स लोड निकालना, आपके सिलेबस में बीम एंड फ्रेम दोनों बोला है, तो हम बीम का एक देख ले रहे हैं, आज का लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए बस एक ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद काफ़ी केसेस बनते हैं इसमें, तो कल के लेक्चर में और केसेस करा दूंगा। ठीक, तो केस नंबर फर्स्ट आपका चलो ले रहे हैं कि आपका अगर कोई सिंपली सपोर्टेड आपका बीम है और उसमें कोई कंसंट्रेटेड लोड लगा है विथ कंसंट्रेट, जिसे पॉइंट लोड बोलते हो, कंसंट्रेटेड लोड लगा है। ठीक, ये कंडीशन लेके हम निकाल ले कब उसका कोलैप्स लोड क्या होगा, कैसे निकालोगे। ठीक, तो उसके लिए पहले आप बीम बना लो, ये मेरा मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, समझ में आ रहा है ना। अभी मैं इसलिए यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, आप सब लोग रिवाइज कर लेना। चलो, तो ये मेरा क्या रहा, सिंपली सपोर्टेड, ये मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम रहा, और यहाँ पर मान लो पॉइंट लोड ऐसे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, मान लिया मैंने, ये जान लिया, यहाँ एकदम बीचों बीच लग रहा है। ठीक, ये माना इसके सपोर्ट्स हैं, ऐसे मान लिया। ठीक, अभी सेंटर पे लग रहा है, मैंने एकदम L/2 यहाँ मान लिया और L/2 यहाँ मान लिया। ठीक, क्लियर ना। चलो, अब यहाँ पर मैं क्या फॉलो करा रहा हूँ, मैकेनिज्म। यहाँ देखो पहला केस लेके चल रहा हूँ काइनेमेटिक मेथड से, ये भी लिख लो, यहाँ लिखना हो कि मैं कौन सा मेथड लेके चल रहा हूँ, काइनेमेटिक मेथड, उससे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक,
तो यहाँ मैं दो चीज़ें लेके चल रहा हूँ, पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेकंड आपका मैकेनिज्म कंडीशन। ठीक, तो मैकेनिज्म कंडीशन क्या होता है कि अगर आपका लोड लगे तो वो क्या हो जा रहा है, वहाँ से आपका हटने लगता है, मतलब दूर जाने लगता है। तो मतलब ये स्ट्रक्चर पे जहाँ लोड लग रहा है कुछ ऐसे ये डिफॉर्म कर जाएगा। देखो अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये आपका जैसे पहले ऐसे एक्सिस थी, अब यहाँ आपका लोड पी लग रहा है, तो यहाँ पी लोड लगने की वजह से ऐसे बीच में से ये डिफॉर्म कर जाएगा ऐसे। देखो ये ऐसे बीचों बीच बनाइएगा, देखो ऐसे मान लिया ये डिफॉर्म कर जाएगा, और छोटा फिगर बनाइएगा। ठीक, तो ये मेरा हो गया, मतलब यहाँ मैकेनिज्म कंडीशन मतलब यही, आपका लोड लगा तो ये ऐसे डिफॉर्म कर जा रहा है। ठीक, तो ये आपका मैकेनिज्म कंडीशन कहलाता है। चलो समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखो ये डिस्टेंस पूरा हमने L/2 मतलब पूरी डिस्टेंस L मानी, यहाँ तक L मानी, और आधे पे सेंटर पे L/2 मतलब ये वाली डिस्टेंस L/2, ये वाली डिस्टेंस L/2, और ये हमने P लोड मान लिया है। ठीक, जब ये डिफॉर्म कर रहा है तो यहाँ से मान लिया थीटा एंगल, सिमेट्रिक है तो दोनों ओर बराबर ही रहेगा, तो यहाँ भी थीटा एंगल आएगा क्लियर ना। और ये जो हमने डिफॉर्म किया है ये मान लिया हमारा डेल्टा डिफॉर्मेशन यहाँ से आया, ठीक, ड्यू टू लोड की वजह से। और उसके बाद यहाँ पर आपका सेंटर पे एकदम क्या प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रहा है, फॉर्म होता है ना, हमने लिखवाया था कंडीशन की कहाँ कहाँ आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होता है। देखो यहाँ लिखवाया था, एक सेकेंड ये बता दूँ, देखो मैंने लिखवा दिया था कि प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ फॉर्म होगा। देखो प्लास्टिक हिंज फॉर्म कहाँ पर होगा, फिक्स सपोर्ट पे होगा, अंडर कंसंट्रेटेड लोड पॉइंट पर जहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ शियर फोर्स चेंज होगा, जहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। तो कहाँ पर, जहाँ कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है वहीं पर आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, मतलब प्लास्टिक हिंज यहीं कहीं फॉर्म होगा ना। तो प्लास्टिक मूवमेंट कहाँ बनेगा, यहाँ जब आपका रोड ये डिफॉर्म कर दे रहा है तो कहीं यहाँ ऐसे, यहाँ डिफॉर्म करके यहाँ बन रहा होगा क्या आपका प्लास्टिक मूवमेंट MP। ठीक, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल आपका ये थीटा प्लस थीटा ये 2 थीटा हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक है। ठीक, क्लियर ना, ये फिगर समझ में आया कैसे क्या हुआ। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमें निकालना है लोड को, तो क्या हम कर दे एक्सटर्नल जितना वर्क डन हुआ है बराबर एक्सटर्नल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन कर दे, तो हमें मिल जाएगा कोलैप्स लोड। कैसे, देखो यहाँ अगर मैं कर दूं इंटरनल वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन के एक्सटर्नल वर्क डन, ये कर दिया। अब देखो एक्सटर्नल वर्क डन क्या हुआ, ये लोड लगा और इतना डिफॉर्मेशन हुआ, यही तो हुआ एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल में P इंटू डेल्टा ये हो गया। और इंटरनली कितना इसमें वर्क हुआ, ये समझ में आया ना। एक्सटर्नल कैसे, ये बाहर से आपका लोड P लग रहा है, तो P लोड लगने की वजह से इतना ही तो डिफॉर्मेशन आ रहा है, ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन हो गया। ठीक, अब इसकी वजह से ये जो डिफॉर्म कर रहा है यहाँ पर मूवमेंट उत्पन्न हो रहा है, कितना MP, ये इंटरनल वर्क हो रहा है, ऐसे मूवमेंट तभी तो यहाँ लोड लगा तब MP मूवमेंट हुआ, और इसकी वजह से डिफॉर्मेशन यहाँ कितना हो रहा है 2 थीटा, ये हमारा इंटरनल वर्क डन हुआ। ये सिंपल है, मैकेनिक्स है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो ये हमारा MP हो गया इंटू थीटा, ये बराबर एक्सटर्नल P इंटू डेल्टा हो गया। ठीक, समझ में आना कैसे हुआ। चलो अब यहाँ पर देखो, हम अगर चाहें तो डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल मैथ लगाओ, थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार हो गया ये कर्ण, तो यहाँ अगर मैं लगा दूं क्या tan लगा दूं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो लाल बटे का, तो लंब बटे आपका कर्ण नहीं, ये हमें चाहिए, हाँ तो हम लास्ट वाला ही लगा दे रहे tan, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें डेल्टा है, आधार क्या है L/2 है। ठीक, तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, देखो सॉरी थीटा बोला हूँ, डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2 इधर भेजो और ये tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं इसके थीटा के बराबर, मतलब tan थीटा बराबर हम कंसीडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर। ठीक, तो यहाँ हम L/2 इंटू इसे थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो डेल्टा बराबर यहाँ मिल गया हमें L/2 इंटू थीटा। ठीक, क्लियर ना, तो यहाँ पर बस रख दो, अब क्या रख दो MP इंटू 2 थीटा के स्थान पे, अब यहाँ रख दो जो 2 है उसके स्थान पे रख दो L/2 इंटू में थीटा रख दे रहे हैं, उसके बाद P इंटू डेल्टा आ गया। ठीक, अब यहाँ देखो जो कट रहा काट दो, इससे ये कट गया ओहो, और यहाँ पर एक सेकेंड सॉरी मुझसे गलती हो गया, देखो मैंने यहाँ क्या कर दिया, डेल्टा की वैल्यू थीटा पे रख दी, ये गलती कर दी। यहाँ देखो मुझे डेल्टा मिला है ना, तो यहाँ डेल्टा पर रखना था, यहाँ मैंने गलती की। यहाँ देखो क्या था MP इंटू 2 थीटा था ना,
इक्वल टू हमारा क्या था, एल पी इंटू डेल्टा, ये था ना। चलो अब यहाँ एम पी इंटू 2 थीटा इक्वल टू पी इंटू, अब डेल्टा के स्थान पे हम लिख सकते हैं एल बाई 2 इंटू थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक, वहाँ मैं गलती कर दिया, थीटा के स्थान पे रख दिया। अब यहाँ थीटा से थीटा ये कट जाएगा। ठीक, अब हम मुझे चाहिए यहाँ पर देखो, इसे कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हो, यह हमारा इधर भेज दो, ये 2 एम पी बराबर पी इंटू एल बाई 2 हो जाएगा। अब एल बाई 2 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 एम पी बटे में आपका क्या आ जाएगा, ये एल बराबर क्या आ जाएगा, पी। पी क्या हमारा लोड दिखा रहा है, तो यही जो लोड आपका निकाले यही आपका कहलाता है कोलैप्स लोड। इतने लोड पे मतलब 4 टाइम ऑफ ए प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ, ये आपका दिखाता है कोलैप्स लोड को। क्या, कोलैप्स लोड निकालते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये निकालना प्लास्टिक मोमेंट कितना है तो ये भी निकाल सकते हो, यहाँ से इसको भेज के निकाल दो। देखो एम पी बराबर निकालना है तो ये हो जाएगा कोलैप्स लोड मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई 4, ये आपका गया क्या, कोलैप्स मोमेंट। ठीक, ये हमारा कोलैप्स मोमेंट निकल गया, ये भी निकाल सकते हो। ठीक, समझ में आया ना। और कंडीशन आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा लेक्चर, समझ नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट आज पढ़ाया हूँ। ठीक, एक केस मैं दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा, कल मैं करा दूंगा आपको कि सेकंड। ठीक, देखता हूँ आप लोग का मैकेनिक्स कितना मजबूत है। देखो यहाँ पर आपका, चल केस तो लिख दूँ, केस में मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे डिस्टेंस मैंने एकदम सिमेट्रिक लेना, यहाँ मैं अनसिमेट्रिक यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मैं अब जो सिंपली सपोर्टेड ले रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ लोड नॉट एट सेंटर, नॉट एट सेंटर मतलब सेंटर पे नहीं है तब कैसे करोगे। मैं पूरा फिगर बना दे रहा हूँ। देखो ये मेरा मान लो ये मेरा बीम रहा, आप सब लोग निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। बस फ्रेम में जो है वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, तो मैं कल लिखवाऊंगा, तब उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, ये मान लो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक, अब यहाँ पर लोड सेंटर पे ना लग के इसे कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है, मान लो यहाँ लग रहा है, ये मान लो पी लोड है, यहाँ की डिस्टेंस मैंने ए मान ली और ये बी मान ली, मतलब अलग अलग है। टोटल डिस्टेंस मैंने एल मान लिया। ठीक, अब क्या होगा, अब आपको पता है जहाँ पर लोड लगता है वही प्लास्टिक हिंज फॉर्म करेगा। ठीक, यहाँ पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म करेगा। ठीक, और अब मैंने बताया क्या, जहाँ प्लास्टिक हिंज फॉर्म करेगा वही मैकेनिज्म कंडीशन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से आपका ऐसे डिफॉर्म करेगा, मतलब आप ऐसे फिगर बनाओगे, ये रहा आपका फिगर। अब आपको जो डिफॉर्मेशन होगा ऐसे यहाँ से होगा, ये ऐसे डिफॉर्मेशन यहाँ से होगा कुछ इस तरह, ये ऐसे कुछ इस तरह, ओहो दिखा नहीं, देखो ये मतलब अब आपका जो डिफॉर्मेशन होगा यहाँ से ए लेंथ पे और ये बी लेंथ इतने पे, मतलब जहाँ लोड लगता है वहीं से डिफॉर्म करेगा, वहीं मैकेनिज्म कंडीशन क्या, स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाना, तो वही बना रहे हैं। ठीक, ये हो गया, ऐसे डिफॉर्म कर जाएगा। अब डिफॉर्मेशन जितना हुआ इसे मान लो ये डेल्टा का डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक, और यहाँ डिफॉर्मेशन की वजह से आपका जो रोटेशन आया मतलब प्लास्टिक मूवमेंट आया एमपी मान ले रहे हैं। अब यहाँ थीटा देखो अब समान नहीं रहेगा, अब यहाँ अलग अलग डिस्टेंस है, तो यहाँ का थीटा मतलब जो एंगल आएगा उसे मान ले रहे थीटा, और यहाँ जो एंगल आएगा वो अल्फा आएगा। ठीक, मतलब अलग अलग आएगा। अब यहाँ जो एंगल आएगा इन दोनों का समेशन थीटा प्लस अल्फा, यहाँ जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ठीक, तो ये कुछ आ जाएगा। अब यहाँ आपको सॉल्व करना है, बस आप कर देना क्या, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन। सब लोग ट्राई करना, बता दूं क्या इक्वेशन क्या आएगा। देखो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ, इंटरनल वर्क डन कितना हुआ। देखो एक्सटर्नली क्या लगा आपका पी, आपका क्या लगा पी इंटू डेल्टा लगा, ये एक्सटर्नल रहा, और इंटरनल कितना हुआ एम पी और ब्रैकेट में थीटा प्लस अल्फा, ये हुआ। अब यहाँ सॉल्व करके आप कोलैप्स लोड निकालना, देखते कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। अगर आपका मैथ मजबूत है तो समझे सॉल्व कर लोगे। ठीक, करना मैं कल ये कल सॉल्व कर दूंगा, और 2-4 केसेस है फिक्स्ड बीम इन पे देखेंगे। ठीक, चलो उसके बाद फ्रेम का भी क्वेश्चन लाऊंगा, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये बच रहा है उसे भी देख लेंगे। ठीक, यहाँ आपका देखो आगे का टॉपिक था ये स्टैटिक काइनेमेटिक, तो ये सब इसमें फॉलो होता है इसलिए पहले ही पढ़ा दिया। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।
चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।